everyone, I am CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education. हम इस वीडियो सेशन में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन which will be applicable for CA Intermediate and CA Final students जो अपीयर करने वाले हैं मई 2023 एंड ऑनवर्ड्स की एग्जाम में। कोई भी अमेंडमेंट हो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंस्टीट्यूट उसे टेस्ट करने की कोशिश करती है एंड दैट इज व्हाई आपको उसे डिटेल में हमेशा कवर करना चाहिए। यानी कि अगर आप मई 23 नवंबर 23 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर 22-23 एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 23-24 एप्लीकेबल है, जिसके तहत जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आपको ढंग से पढ़ने जरूरी है। हम इस वीडियो सेशन में जो सेक्शन 194IA में अमेंडमेंट हुआ है उसका कवरेज करने वाले हैं। कहने को तो बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है पर इंपैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट होगा जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। यह अमेंडमेंट लॉन्ग ड्यू था, लॉन्ग डिस्कशन में था, बहुत सालों से डिस्कस किया जाता था जब से ये सेक्शन आया था। इट हैज बीन 7-8 इयर्स जब से ये सेक्शन आया है कि इस सेक्शन में एक बात मिसिंग है एंड दैट इज व्हाई उसे ध्यान में रखना पड़ता था, लेकिन अब वो बात इंक्लूड कर ली गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सेशन में पूरा सेक्शन समझेंगे बिफोर अमेंडमेंट, फिर समझेंगे आफ्टर अमेंडमेंट एंड देन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे to get a grip of every combination that is now possible in section 194IA। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल पे हर अमेंडमेंट अपलोड करते जाएंगे जो आपके लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप डेडिकेटेड हर सेशन में छोटे छोटे अमेंडमेंट्स को पढ़ते चले जाएं। जैसे इस सेशन में हम सेक्शन 194IA टीडीएस में जो अमेंडमेंट हुआ है उसे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं 194IA में कवर्ड क्या है। 194IA talks about TDS on consideration on transfer of an immovable property। अगर कोई immovable property ट्रांसफर की जाती है तो उस पे जो कंसिडरेशन दिया जाता है उस कंसिडरेशन में से टीडीएस काटना होता है उस पर्सन को जो पे कर रहा होता है कंसिडरेशन किसी पेई को। कोई भी टीडीएस का सेक्शन हो हमेशा 6 बातें ध्यान देनी चाहिए हर टीडीएस के सेक्शन में। जनरली बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं टीडीएस के चैप्टर में क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ते। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ोगे और याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा टीडीएस का चैप्टर, और चाहे इंटर हो या फाइनल दोनों में ही इसका डेडिकेटेड वेटेज है कि 5 से 7 मार्क के क्वेश्चन तो टीडीएस के आते ही हैं, चाहे वो टीडीएस हो या फिर टीसीएस। तो मैंने कहा कि कोई भी सेक्शन पढ़ो हमेशा 6 बातों पर ध्यान दो। सर कौन सी 6 बातें? डिडक्टर कौन है पहला, दूसरा डिडक्टी कौन है, तीसरा किस चीज पे टीडीएस की बात की जा रही है, चौथा कि टीडीएस की रेट क्या है, पांचवा टीडीएस कब डिडक्ट करना है एंड छठा किस अमाउंट तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी वो अमाउंट क्रॉस होगी तो ही टीडीएस की बात की जाएगी। फिर से 6 बातें, कौन डिडक्टर है, कौन डिडक्टी है, किस चीज पे टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है, किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है, कब टीडीएस डिडक्ट करना है एंड कितनी अमाउंट तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 194IA हम जब इन 6 चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात डिडक्टर कौन होगा। लॉ कहता है एनी पर्सन, एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, उसका कोई भी टर्नओवर हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, एनी पर्सन इज द डिडक्टर। डिडक्टी कौन है? रेसिडेंट पर्सन। जिस पर्सन का आप टीडीएस काटने वाले हैं वो एक रेसिडेंट होना चाहिए तो ही सेक्शन 194IA में आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। तीसरा, किस चीज पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा उस कंसिडरेशन पे जो पे किया जा रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने पे जो कंसिडरेशन पे किया जा रहा है उस पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। चौथा, किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? 1% 1% ऑफ द कंसिडरेशन। पांचवा, कब टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? टीडीएस तब डिडक्ट किया जाएगा जब या तो क्रेडिट हो गया है बुक्स में या फिर पे हो गया है, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। छठा, किस अमाउंट तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा? अगर 50 लाख से कम का कंसिडरेशन है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 50 लाख से कम का कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन कितना भी हो लेकिन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर की गई है,
रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करने पे जितना भी कंसिडरेशन हो, कोई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। 6 बातें ये मैंने आपको वो बताया जो आपको पहले से पता होना चाहिए सेक्शन 194 आईए के बारे में, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है। बिफोर अमेंडमेंट हमने डिस्कस किया, जो अमेंडमेंट 1/4/22 से प्रीवियस ईयर 22-23 से लागू हुआ है, अभी हम इसमें वो ऐड करेंगे और ऐड करते करते पूरे सेक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस सेक्शन को डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो आपको बड़ा इजी लगने लगेगा। कैसे सर? ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, आप किसी भी सेक्शन में बना लो, देख के याद रहता है, विजुअल्स होते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैंने कहा, डिडक्टर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, ये डिडक्टर है पहला। दूसरा, डिडक्टी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट पर्सन, ये डिडक्टी होना चाहिए जिसका आप टीडीएस काट रहे हो। किस चीज पे टीडीएस काट रहे हो? जब आप इसको कंसिडरेशन पे कर रहे हो ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त जो कंसिडरेशन पे कर रहे हो, इसका मतलब ये पर्सन इस प्रॉपर्टी का बायर रहा होगा और ये पर्सन इस प्रॉपर्टी का सेलर रहा होगा। हम बायर को बेटर लैंग्वेज में यहां कहेंगे ये ट्रांसफरी है और ये ट्रांसफरर है। यानी कि ट्रांसफरर रेसिडेंट होना चाहिए और ट्रांसफरी कोई भी पर्सन हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो कोई भी पर्सन कंसिडरेशन दे रहा है किसी रेसिडेंट पर्सन को, तो उस कंसिडरेशन पे टीडीएस काटने की बात होगी। किस रेट पे? 1% की रेट पे। 1%। 1% ऑन व्हाट? 1% ऑन कंसिडरेशन। जितना भी कंसिडरेशन है, तो जो बेच रहा है उसके लिए सेल कंसिडरेशन हो गया, जो खरीद रहा है उसके लिए परचेज कंसिडरेशन हो गया। तो आप एनी पर्सन बायर के एंगल से देखोगे तो वो कहेगा परचेज कंसिडरेशन के ऊपर मैं सामने वाले का टीडीएस काटूंगा और सरकार को जमा करूंगा, जिसके ऊपर बाद में जिस पर्सन का टीडीएस काटा उसको उसके फॉर्म 26A में टीडीएस का क्रेडिट दिखाई देगा। 4 बातें तो मैंने लिख दी। 5वां, कब? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, whichever is earlier। या तो आपने उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है या फिर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, अभी पे ही कर दिया है। दोनों में से जो भी पहले हुआ होगा, ये तो मेजॉरिटी सेक्शंस में हमें देखने मिलता है, तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड छठा, कोई टीडीएस नहीं होगा इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख। अगर 50 लाख से कम का कंसिडरेशन है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। या फिर the property that we are talking about is a transfer of rural agricultural land। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा होता है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जब कैपिटल एसेट ही नहीं होता तो उस पे कैपिटल गेन ही नहीं आ सकता। कैपिटल गेन ही नहीं आ सकता तो फिर टीडीएस डिडक्ट करके करोगे क्या? कोई मतलब नहीं बनता ना। सामने वाले के लिए टैक्सेबल हो तो कम से कम आप उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करें। इसलिए रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो, कितना भी कंसिडरेशन हो, कोई टीडीएस नहीं होगा। ध्यान रखना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हुआ तो उस पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कई बच्चे क्या है ना, टाइटल पढ़ते हैं, सेक्शन का टाइटल पढ़ोगे ना तो क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एंड वो सोचते हैं कोई भी एग्रीकल्चर लैंड होगा ना तो टीडीएस नहीं लगेगा, जबकि एग्रीकल्चर लैंड की नीचे एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन दी है जिसमें कहा है एग्रीकल्चर लैंड मतलब सिर्फ रूरल वाली। रूरल कैसे पता चलता है? जो आप कैपिटल गेन चैप्टर में 2 क्लॉज 14 से डिफाइन करते हैं कि कौन सा रूरल है और कौन सा अर्बन है। तो हम सिर्फ रूरल को बाहर कर रहे हैं। एक और जरूरी बात है जो ध्यान में रखने वाली है, यहां लिखा है कि कंसिडरेशन अगर 50 लाख से कम हो तो टीडीएस नहीं है। ज्यादातर सेक्शंस में ऐसा लिखा होता है कि अगर इतने तक हो तो टीडीएस नहीं है। इस सेक्शन में लिखा है लेस देन 50 लाख, मतलब अगर एग्जैक्ट 50 लाख हुआ तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट 50 लाख हुआ तो, 50 लाख से कम हुआ तो ही टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ज्यादातर सेक्शंस आप पढ़ते हैं ना, आपको हर जगह अप टू दिखाई देगा, अप टू। ये जितनी भी जगहों पे यहां लेस देन लिखा है ना, लेस देन, ऐसी जगहों का एक सेपरेट लिस्ट बना लेना। अगर आपको एक आइडिया दूं तो सेक्शन 192A प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लेस देन 50,000 लिखा है। 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी अगर टैक्सेबल हो रही है तो उस केस में अगर उसकी
मेच्योरिटी प्रोसीड्स 1 लाख से कम है तो कोई टीडीएस नहीं है, 1 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस है। और 194 आइए, 50 लाख से कम है तो कोई टीडीएस नहीं है, 50 लाख या उससे ज्यादा का कंसिडरेशन है तो टीडीएस है। ये फर्क पड़ जाएगा। बाकी और कोई भी सेक्शन उठा लो टीडीएस टीसीएस में, आपको हर जगह क्या दिखाई देगा, अप टू 30,000, अप टू 1 लाख, यानी 1 लाख तक हुआ तो टीडीएस नहीं है, 1 लाख के ऊपर गया तो ही टीडीएस है। जबकि इस सेक्शन में लेस देन 50 लाख लिखा है। 6 बातें आपके सामने आ गई बिफोर अमेंडमेंट। ये 6 बातें स्टैंडर्ड हमने लिख ली। सर अब अमेंडमेंट क्या हुआ है, बहुत जरूरी अमेंडमेंट ये हुआ है कि यहां पे अब ऐसा लिख दिया गया है, रेट विल बी 1% ऑन कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। यानी पहले क्या होता था कि आपकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है वो गई भाड़ में, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, भाड़ में गया वो, हम तो सिर्फ कंसिडरेशन देखेंगे। अब कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है या एडिक्वेट, जितना कंसिडरेशन है उसी पे हम टीडीएस काटेंगे। तो अगर कंसिडरेशन समझो 45 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है तो भी आप तो बोलोगे कि भाई कंसिडरेशन 50 लाख से कम है ना, कोई टीडीएस नहीं होगा। जबकि हम जानते हैं कैपिटल गेन में 50 सी लगेगा, पीजीबीपी में 43 सीए लगेगा, आईएफओएस में 56(2)(10) लगेगा, जहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रेलेवेंट है। लेकिन टीडीएस के सेक्शन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात ही नहीं थी, बोले खाली कंसिडरेशन देखेंगे। तो अगर कंसिडरेशन 50 लाख से कम है कोई टीडीएस नहीं, भले उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी भी हो। अब वो बात नहीं रही, बदल गई। 1/4/22 से अमेंडमेंट हो गया और क्या, कंसिडरेशन भी देखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी देखो और दोनों में से विच एवर इज हायर कर दो। मतलब कि अगर कंसिडरेशन 45 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है, तो 55 लाख पे आपको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। वो काम का हो चुका है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, नो टीडीएस इफ कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन 50 लाख। यहां भी ऐड कर दिया, करना ही पड़ेगा ना आपको, दोनों जगह पे उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्या बोला है हमने कि अगर कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों ही 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं है। दोनों में से कोई भी एक 50 लाख या उससे ज्यादा है तो जो ज्यादा है उसके ऊपर 1% टीडीएस आपको अब लगाना पड़ेगा। फिर से अब दोनों देखो, कंसिडरेशन भी देखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी देखो, दोनों नंबर 50 लाख से कम है, दोनों नंबर 50 लाख से कम है, फ्री हो गए, कोई टेंशन नहीं। दोनों में से एक नंबर भी 50 लाख या उससे ज्यादा है तो जो ज्यादा वाला है उसके ऊपर 1% लगा दो और वो आपका टीडीएस का अमाउंट हो जाएगा। ये दो छोटे छोटे चेंजेस हो गए, आपकी दो जगहों पे एडिशन हो गए, यहां पे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, यहां पे इफ कंसिडरेशन एज वेल एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन 50 लाख। एंड इस तरीके से आपका लॉ की जो चेंजिंग है वो हमने कवर कर ली। तो देखो अमेंडमेंट तो छोटा सा ही है लेकिन उसका इंपैक्ट बड़ा हो जाएगा ना। अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा जब हम कॉम्बिनेशंस ले लेंगे। अब ये डायग्राम आपके लिए मेन कंटेंट हो गया, इसे ही बना लो, इसे ही याद रखो, क्योंकि डायग्राम से याद रहता है कंटेंट। टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा होता है तो इतना याद में नहीं रहता और हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसे फटाफट एक बार पहले हम जो लैंग्वेज दी हुई है उस लैंग्वेज के थ्रू रीड कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा सिर्फ। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एनी पर्सन बीइंग अ ट्रांसफरी, एनी पर्सन, पहली बात रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू इन 194 LA। 194 LA क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट। तो जिस चीज पे 194 LA लग रहा है ना, वहां आईए नहीं लगाते, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए वो बात लिखी हुई है। एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये दूसरी बात हो गई कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कंसिडरेशन है अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा तो कवर हो सकता है। टैक्स शैल बी डिडक्टेड इफ द सम इज पेड टू अ रेसिडेंट ट्रांसफरर, ये कौन हो गया? डिडक्टी। ये तीसरी बात हो गई। डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 1% रेट, चौथी बात हो गई। और ये तो हम जानते ही है ना कि अगर डिडक्टी ने अपना पैन नहीं दिया तो उस केस में 1% की जगह रेट क्या हो जाएगी? 20%, जो 206AA में लिखी हुई है। तो यहां हमारा 20% वाली बात लिख के दी हुई है आपको 206AA में। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन द ट्रांसफर अमाउंट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। अब ये बात क्लियर हो गई, ये अमेंड हो गया हमारा। पहले यहां पर खाली कंसिडरेशन लिखा था और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर हो गया। टाइम ऑफ डिडक्शन at the time of credit or at the time of payment whichever is earlier। ये पांचवी बात हो गई हमारी। No deduction where the consideration for transfer and the stamp duty value are both less than 50 lakhs। ये छठी बात हो गई हमारी।
लास्ट में बोला हुआ है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 203A शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ये बात कई सेक्शंस में दिया हुआ है, जैसे 194IB में भी दिया हुआ है, 194M में भी दिया हुआ है कि टैन की जरूरत नहीं है। बिना टैन के भी यहां पर आप आराम से टीडीएस डिडक्ट करके उसे जमा कराएंगे तो चलेगा। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रिक्वायरमेंट कि टैन अवेलेबल होना चाहिए। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये तो सालों से हमारा प्रोविजन ऐसे का ऐसे ही है। ये हमारी सारी बातें हमने टेक्सचुअल फॉर्म में देख ली। एक्सप्लेनेशन में देखो एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन दी है जो मैंने आपको समझा दिया, रूरल बाहर गया है, अर्बन है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी है, आपको ये बात शायद पता हो 2-3 साल पहले ये डेफिनेशन ऐड की गई थी, क्योंकि क्या करने लग गए थे कुछ लोग, टीडीएस अवॉइड करने के लिए जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते थे वो इस तरीके से दिखाने लग गए कि जो फ्लैट बेचा है ना वो 45 लाख का है, और फ्लैट के अलावा कार पार्किंग चार्जेस लिए हैं 2 लाख के, मेंटेनेंस के चार्जेस लिए हैं 1 लाख के, जो लिफ्ट की फैसिलिटी दी है वो है 2 लाख की। इस तरीके से तोड़ तोड़ के अमाउंट दिखाने लग गए। तो एक्चुअली में तो फ्लैट खरीदते वक्त ये सब खरीदना ही पड़ता है आपको, तो वैसे वैल्यू जा रही थी 60 लाख, लेकिन आपने तोड़ तोड़ के दिखा के क्या बोल दिया कि फ्लैट की वैल्यू तो 45 लाख है, बाकी 15 लाख छुटपुट इंसिडेंटल चीजों की है, और इस तरीके से लोग टीडीएस अवॉइड कर रहे थे। तो 2-3 साल पहले अमेंडमेंट करके ये बात डाल दी थी कि कंसिडरेशन में ये जितने भी चार्जेस होते हैं ना, कार पार्किंग, मेंबरशिप, मेंटेनेंस, जो इंसिडेंटल है उनको भी लेना होता है। तो ये एक जो लूपहोल क्रिएट किया था लोगों ने अवॉइड करने के लिए, उसे भरने के लिए कुछ सालों पहले डेफिनेशन डाली गई थी। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब लैंड और बिल्डिंग और बोथ, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की डेफिनेशन वही है जो हम अलग अलग सेक्शंस में कैपिटल गेन में और आईएफओएस में पढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल सेम, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए हमने क्विकली डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल लुक एट अ क्वेश्चन जिससे हमें एक 100% ग्रिप आ जाए कि हमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो सकते हैं। Consider the following cases pertaining to transfer of house property. This is an immovable property का ट्रांसफर हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिस साल से हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। 4 इंडिपेंडेंट केसेस दिए हैं, परचेजर दिया है, सेलर दिया है। सेलर के लिए लिखा है रेसिडेंट है, परचेजर के लिए कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वो तो कोई भी हो सकता है, ट्रांसफर ही तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफरर कौन होना चाहिए? सेलर, रेसिडेंट ही होना चाहिए। कंसिडरेशन इतनी 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 दी हुई है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतना 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 दिया हुआ है। अगर आप अमेंडमेंट के पहले पढ़ रहे होते ना तो आप इस कॉलम को इग्नोर कर देते, अमेंडमेंट के पहले पढ़ रहे होते और सीधे क्या बोलते? कंसिडरेशन 48 लाख है, नो डीडीएस। कंसिडरेशन 48 लाख है, नो डीडीएस। कंसिडरेशन 51 लाख है, ओके 1% डीडीएस। कंसिडरेशन 52 लाख है, ओके 1% डीडीएस ऑन दैट अमाउंट बिफोर अमेंडमेंट। लेकिन सर अभी तो अमेंडमेंट हो गया ना, तो अभी तो आप उसको काट नहीं सकते हो, अभी तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर करना पड़ेगा तो कंसीडर करके क्या करोगे? सबसे पहले मैं देखूंगा क्या दोनों ही अमाउंट 50 लाख से कम है। दोनों ही अमाउंट 50 लाख से कम है? हां सर, केस 1 में तो दोनों ही कम है, नो डीडीएस, क्योंकि दोनों ही 50 लाख से कम है। दूसरा 48 लाख 50 लाख, सर एक तो 50 लाख से कम है पर एक 50 लाख है, और एक 50 लाख है तो वो 50 लाख से कम नहीं हुआ ना, मतलब टीडीएस इज एप्लीकेबल। इफ इट इज एप्लीकेबल तो व्हाट इज द रेट? 1%। 1% इसमें लगाना है ऑन कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, यानी 50 लाख पे 1% लगा दिया जाएगा। सामने वाले को पे तो देखो 48 ही करोगे ना, पे तो 48 ही करोगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 है ना सिर्फ, तो 48 का पेमेंट करते वक्त उसमें से 1% टीडीएस काटोगे 50 लाख पे, यानी नेट पेमेंट कितनी होगी? 48 लाख माइनस 1% ऑन 50 लाख। तो 50 लाख खाली टीडीएस के लिए कंसीडर करना है, बाकी सामने वाले को पेमेंट तो आप 48 की कर रहे हो क्योंकि आपका परचेज कंसिडरेशन 48 का है। थर्ड केस, परचेज कंसिडरेशन 51 का है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 का है। दोनों में से क्या दोनों ही 50 लाख से कम है? नहीं सर, ये वाला देखो बड़ा है, तो आपको 51 लाख पे 1% डिडक्ट करना होगा। तो सामने वाले को 51 दे रहे होगे और 51 को देते वक्त उसमें से 1% काट लोगे ऑन 51 एंड इतना पैसा आप दे दोगे सामने वाले को। फोर्थ केस, क्या दोनों ही 50 से कम है? नहीं, या तो सर दोनों ही ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है, तो 58 लाख पे 1% लगाओगे, लेकिन सामने वाले को दोगे तो 52 ही ना, तो जब सामने वाले को 52 दे रहे होगे तो उसमें से 1% काट लोगे ऑन 58 लाख। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। इसमें चारों कॉम्बिनेशन आ गए, जो भी पॉसिबल हो सकते थे हमने वो सारे ही कवर कर लिया, हालांकि वो थियरी में भी आपको समझ में आ गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान में रखना, सर हम बाकी जगहों पे जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं ना, कैपिटल गेन, आईएफओएस, 43CA, पीजीबीपी, तो कुछ 10% की भी बात करते हैं।
कि 10% तक हुआ ना तो चलता है, उसको हम सेफ हार्बर बोलते हैं। जैसे 50C पढ़ते हो तो बोलते हैं ना सेल कंसिडरेशन यहां है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहां है, बट अगर इनके बीच में गैप 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन तक ही है तो उस केस में हम सेल कंसिडरेशन ही ले लेंगे। ऐसी 10% वाली कोई बात यहां नहीं है, 194 आईए में नहीं है। मतलब आपका सेल कंसिडरेशन 53 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 54 लाख है, तो 53 लाख का 10% करोगे तो 5,30,000 होता है, जिसके अंदर ही आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टिल आप वो कंसीडर नहीं करोगे, आप सीधे 54 लाख पे 1% लगा दोगे। कोई 10% नहीं देखना है, नो 10%, नथिंग, ऐसा कोई काम का नहीं है 194 आईए में। इंस्टीट्यूट तुमसे क्वेश्चन कराते वक्त कैपिटल गेन का क्वेश्चन देगी तो वहां तो लगवाएगी, बट यहां नहीं लगवाएगी। इसीलिए ध्यान में रखना कि जब कंबाइंड क्वेश्चन आएगा तो 10% यहां किसी काम का नहीं है। ये लास्ट बात है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, ये हमारा पूरा अमेंडमेंट, पूरा सेक्शन डिस्कस हो गया अलॉन्ग विद अ क्वेश्चन। होपफुली आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आया होगा। खाली अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट क्या है, कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचएवर इज हायर पे टीडीएस का 1% लगाना है, पैन नहीं दिया तो 20% लगाना है, और अगर दोनों ही अमाउंट 50 लाख से कम है तो ही टीडीएस नहीं लगेगा। दोनों में से एक भी 50 लाख या उससे ज्यादा है तो जो ज्यादा वाली है उस पर 1% टीडीएस लगा दिया जाएगा। सो इसे आप प्रॉपरली पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो सब हमने इस सेशन में कवर कर ली है। खाली ढंग से सुन भी लिया होगा तो आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आप और कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उसका भी एक वीडियो सेशन अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।